हेलो एवरीवन। इट्स इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली आज हम जो वॉल्यूम 1 है उसके पहले 4 चैप्टर्स करने वाले हैं और इन नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के जो 6 चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, राइट। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 बहुत कुछ बताता है जो हमने फेस किया एंड व्हाट वर द आउटकम्स और कैसे डील किया, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव, सारी चीज़ों का एक क्रैक्स इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेजेंट किया हमारे आगे। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे ये डेडिकेटेड था कोविड वॉरियर्स को, ये तो हम सभी को मालूम ही है, राइट। लास्ट टाइम भी हमने एनालिसिस में डिस्कस किया ना। उसके बाद जो मेन एम्फेसिस था, जो मेन फोकस था, वो कहाँ था? सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड। एंड द सेम थिंग यू कैन फाइंड इन विजुअलाइजेशन ऑन द अदर साइड। आप शायद देख पा रहे होंगे पिक्चर में राइट हैंड साइड की तरफ, जहाँ पर कोविड वॉरियर्स को शो कर रखा है, जिन्होंने क्या कर रखा है? इंडिया को अपहोल्ड कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शेप इकॉनमी भी शो कर रखी है इन मिड ऑफ द इंडिया, इन मिड ऑफ द इंडियन मैप। ओके, एंड देन अपॉर्चुनिटी वेट ओवर वे रिस्क, ये भी मेंशन कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे वेट मेंशन है, जहाँ पे रिस्क जो है वो लाइटर है देन दी अपॉर्चुनिटीज, मीन्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। यहाँ पर रिस्क क्या है हमारे पास? बेसिकली तो रिस्क हमारे पास जैसे कि इकॉनमी का रिस्क, हेल्थ का रिस्क या फिर लाइफ का रिस्क। बट ऑन द अदर साइड जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, चाहे वो आपका ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर हो, आई मीन रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हो, या वेस्टर्न रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हो, या फिर रिफॉर्म्स में आपके फार्मर्स रिफॉर्म्स हों, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो, लेबर लॉज हों, सारे के सारे रिफॉर्म्स की बात की गई है। आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पे हमने अपने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कैंपेन चलाया, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे यहाँ पे जो भी हमारी कंजम्पशन है उसके लिए हम अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ, और वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, हम अपनी कंट्री में कर पाएँ। इसलिए आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया। एंड वैक्सीनेशन is going on to tackle and come out from the pandemic. So this was all about the theme of the economic survey. एंड दिस स्लाइड आपको आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेसन है। वॉल्यूम 1 ने बेसिकली कवर क्या क्या किया है? तो वॉल्यूम 1 ने कवर किया सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड, लेसन 1, एंड दिस हैपन ओनली वंस इन अ century, that pandemic. And then does growth lead to debt sustainability? Yes, but not the vice versa. इस लेसन को भी हम देखेंगे। Does India sovereign credit rating reflects its fundamental? No. इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या इंडिया के लिए एकदम कंफर्टेबल है, क्या इंडिया को रियली रिप्रेजेंट करता है? इसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे से एनालाइज करके हमें बताया। देन इनइक्वालिटी एंड द ग्रोथ, कि इनइक्वालिटी एंड जो ग्रोथ है ये एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट ऑपोजिट्स हैं या कॉन्वर्जेंस हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। एंड हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज। एंड फाइनली and process reforms, regulatory forbearance on emergency medicine, not a staple diet. Then the innovation trending up, but needs thrust, especially from the private sector. And Jai Ho, PMJ adoption and the health outcomes and the bare necessities. These are basic lessons. Out of them, first 4 lessons we are going to do. Okay. So lesson 1, saving lives and livelihoods amid a once in a century crisis. It means जो once in a century crisis हम फेस कर रहे हैं, एक्चुअली लास्ट 1 सेंचुरी में ये आया है, ये फर्स्ट टाइम है। क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम जो हमने इस टाइप का जो पेंडेमिक फेस किया था, दैट वाज द स्पेनिश फ्लू, राइट। यूरोप से स्टार्ट हुआ था एंड समवेयर 12 मिलियन पीपल इंडिया में इससे डिसीज्ड हुए थे, मरे थे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो ये पेंडेमिक कब था? ये 1918 के समटाइम्स ये पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ था, राइट। तो इस टाइप के जो पेंडेमिक होते हैं, जो वंस इन अ सेंचुरी रेज होते हैं, इस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, राइट। हमें किस पर फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों की जो स्टार्टिंग है और जो अच्छी एनालिसिस चैप्टर 1 बताता है। देखिए अगली स्लाइड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल ये कहता क्या है।
देखिए जब सिचुएशन वंस इन अ सेंचुरी लाइक सिचुएशन हो, मतलब 100 सालों में कभी कभार, मीन्स द रेयरेस्ट सिचुएशन जब आ जाए, दैट इज़ नॉट लाइक द फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन। एट दैट टाइम जो हैंसन एंड सार्जेंट हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे टाइम पे व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So the most important thing is to save human lives, because the biggest loss is the loss of human lives. Why? Because if economy goes down, अगर economy गिर जाती है, economy can come back, okay, but human lives can't. So India जो response था, that was totally as per the Mahabharata, means as per the guidance of the Mahabharata, जो महाभारत के थ्रू गाइडेंस है कि saving a life that is in jeopardy is the origin of the dharma. मतलब आप जब jeopardy means danger, जब danger हो, जब emergency, उस टाइम पे life saving is the very important thing and the very first thing. और यही आपके धर्म की शुरुआत होती है, आपके धर्म की शुरुआत होती है, राइट. पेंडेमिक कर्व नीड टू बी फ्लैटेंड. अब देखिए जो इंडिया का जो पॉलिसी रिस्पॉन्स रहा वो गाइडेड था. आप इसको ऐसा नहीं इमेच्योर था, ऐसा नहीं था. जो इंडिया का पॉलिसी रिस्पॉन्स रहा, इसको आप लॉकडाउन कह लो, इन अदर वर्ड्स की लॉकडाउन रहा, और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए टू हैंडल दिस पेंडेमिक, ये सारे के सारे क्या थे, बेस्ड ऑन रिसर्च थे, रिसर्च ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड द इकोनॉमिक्स. इस रिसर्च के बेसिस पे ही सारे के सारे रिस्पॉन्स लिए गए, चाहे वो स्टेप लॉकडाउन जैसा बहुत बड़ा स्टेप क्यों ना. तो ये सारे के सारे क्या है, एक रैशनल वे था, यहाँ पे कुछ भी मेच्योरिटी नहीं थी, ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है. अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इसके थ्रू जो क्या हो सकता है, जो हमारा लॉस है लाइक पेंडेमिक का है, वो कैसा होना चाहिए, फ्लैटेंड मीन्स लॉस का जो मैक्सिमम लेवल है दैट इज़ डन नाउ. इससे ज़्यादा लॉस नहीं बढ़ना चाहिए, लॉस जो है स्टे करना चाहिए वहाँ पर, उसकी सेलिंग लिमिट होनी चाहिए. फ्लैटन का मतलब आप टाइम लाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट जो लॉस का लेवल है दैट इज़ द सेम, लॉस आपका नहीं बढ़ेगा, उतना ही है जो अभी तक हुआ है. ओके. अब जो पेंडेमिक है, आज का पेंडेमिक है जो हम फेस कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक द कॉन्टेजियस डिसीज़ कोरोना वायरस, राइट. एंड जो कोरोना वायरस है दैट इज़ ऑल अबाउट the social thing what we do, right. So जो ये पेंडेमिक है ये बहुत फास्टर वे में फैलता है, राइट. एंड फास्टर होता है कब, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा वे में ये स्प्रेड होता है. नेटवर्क इफेक्ट जिसे बोला गया, नेटवर्क इफेक्ट इज़ लाइक दैट, एक इंसान एक मुंबई ट्रेन के डिब्बे में बैठकर 500 लोगों जो उसमें विज़िट करें, आपको पता है कितना रश्ड होता है वो मुंबई की लोकल ट्रेन, उसमें बैठकर लगभग 500 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है कोविड-19 से, जस्ट सिटिंग विद देम फॉर 1 आवर ओनली. ओके. एंड द सेम पर्सन अगर वो इन्फेक्टेड है कोविड, अगर वो 500 लोगों तक जाए तो शायद उसको कई दिन लग जाएंगे इन्फेक्ट करने, बट विद इन 1 आवर, बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दैट वन कोच कैन इन्फेक्ट 500 पीपल एट अ टाइम, राइट. सो दैट वाज द नेटवर्क इफेक्ट जिसको हमने ब्रेक किया, जिसको हम कहते हैं चेन ब्रेक करना. कैसे, लॉकडाउन करके, जिसको हम कहते हैं होम क्वारंटाइन होके या घर पर रहकर. अब जो इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिगनिंग ऑफ द पेंडेमिक, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो लॉकडाउन है उसकी इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग में. वाई? क्योंकि जो अर्ली इंटेंस लॉकडाउन था उसने सिर्फ लाइव्स ही नहीं बचाई, ह्यूमन लाइव्स को ही सेव नहीं किया, इसके अलावा इसने क्विकर एंड बेटर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी रास्ता क्लियर कर दिया था, राइट. अब जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है जो इंडिया ने किया, मतलब पेंडेमिक के लिए जो पॉलिसी रिस्पॉन्स इंडिया ने परफॉर्म किया, उससे पेंडेमिक को हमने बड़ी इफेक्टिवली मैनेज किया है. वो ये दो जो आपके प्लॉटिंग्स हैं ये मेंशन करती है. वन साइड जो केस वाला प्लॉट है आपका लेफ्ट हैंड साइड, अनदर साइड इज दैट्स. अब देखिए ये इसको जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये शो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज़ द बेनिफिट, मतलब हमने इतना सेव किया. कैसे कि अगर हमने एस्टिमेट किया था लेट्स से कि आप कि 100 होंगे, बट हमने क्या किया, अगर 100 होंगे तो जस्ट 63 ही एक्चुअली में केसेस आए,
मतलब 37 केसेस हमने सेव किए। और देखिए जो केसेस की बात है तो वहाँ पे इंडिया बेस्ट परफॉर्मर है। ऑन दी अदर साइड यूएस इज़ दी वर्स्ट परफॉर्मर। कैसे? जो यूएस ने एस्टिमेट किया था, लेट्स से यूएस ने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास 100 केसेस होंगे। ओके, कितने केसेस होंगे? 100। बट उनके पास आए कितने केसेस? 162 केसेस उनके यहाँ पर आ गए हैं। समझ पा रहे हैं आप? कितने केसेस आ गए हैं? 162 केसेस उनके पास आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने एस्टिमेट किया उससे एक्चुअल में कितना लॉस हुआ? ज़्यादा हुआ वो, राइट। तो इस वे में आपको इस ग्राफ को देखना है जहाँ पे इंडिया ने बेस्ट परफॉर्म किया। जो उसके एस्टिमेशन थे उससे जो एक्चुअल था वो बहुत कम केसेस रहे। ऑन दी अदर साइड डेथ्स में भी देखिए इंडिया ने की जो एस्टिमेट की थी कि कितनी डेथ्स होंगी, लगभग 1 लाख डेथ्स होंगी। बट एक्चुअल इंडिया ने जो एस्टिमेट की थी डेथ्स, उससे लगभग जो डेथ्स हुई वो 1 लाख डेथ्स कम ही हुई हैं। कितनी डेथ्स कम हुई हैं? लगभग 1 लाख। मतलब 1 लाख लोगों की हमने लाइफ सेव की। कैसे? इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स के थ्रू। ओके। और यहाँ पर भी जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा वो कौन है? मैक्सिको, जिसने जो एस्टिमेट किया था उससे लगभग 93,000 डेथ्स, अगर उसने 100,000 मतलब 1 लाख डेथ्स जो है एस्टिमेट की थी, तो एक्चुअली कितनी? 193,000 डेथ्स। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो उनके एस्टिमेशन थे या जो उनके जो पॉलिसी रिस्पॉन्स था वो बड़ा इमेच्योर या फिर इनफेक्टिव रहा, या उनकी जो पॉलिसी थी वो फेलियर प्रूव हुई। सो दिस इज़ what about this plotting saying? Now the difference across the states. देखिए इंडिया ने अपने इंटरनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी एनालाइज किया। वहाँ पर भी देखा कि देखिए जो उत्तर प्रदेश है उसने बेस्ट वे में पेंडेमिक को हैंडल किया है। जहाँ पे जो उसके एस्टिमेटेड केस थे, जो उन्होंने एज्यूम किए थे कि इतने केस होंगे, उसमें काफ़ी कटौती करके जो एक्चुअल केसेस हैं वो लगभग 1100 केसेस उन्होंने कितने की बचाए हैं। मतलब 1100 केसेस उनके कम हुए जो उनके एक्चुअल एस्टिमेट था। मे बी अगर उनका एस्टिमेट 1500 होगा तो लगभग 400 ही केसेस आए। 1100 के लगभग उन्होंने केसेस क्या किए? रिड्यूस कर दिए। कैसे? इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स के थ्रू। सेम थिंग में देखिए वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? महाराष्ट्र है। डेथ्स के मामले में भी केरला ने बेस्ट परफॉर्म किया है। उसने लगभग जो उन्होंने एस्टिमेट की थी कि लगभग कितनी डेथ्स होंगी, अगर उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 100 डेथ्स होंगी तो वहाँ पर कितनी ही डेथ्स हुई हैं? जस्ट 62 डेथ्स ही हुई हैं। मींस कि उन्होंने 38 लोगों की लाइफ बचाई है। उनकी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 38 कम डेथ्स उनके यहाँ पे परफॉर्म हुई हैं। 38 डेथ्स कम हुई। रीज़न बिहाइंड अगेन इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स। आप उसको लॉकडाउन भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, या जैसे गवर्नमेंट ने हैंडल किया पेंडेमिक को उसके वजह से। बट यहाँ पे ये भी शो होता है कि जो महाराष्ट्र है उसने, चाहे वो केसेस का मामला हो या डेथ्स, इन दोनों ही केस में उसने वर्स्ट परफॉर्म किया। मतलब उनकी जो पॉलिसी थी दैट वाज एब्सोल्युटली फेलियर। नाउ देखिए मोर डेथ्स एंड वर्स इकोनॉमिक रिकवरी विदाउट द पॉलिसी रिस्पॉन्स। अगर देखिए जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे कहता है, इस स्लाइड के थ्रू हमें पता चलता है कि अगर जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इन फॉर्म ऑफ लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और राइट, अगर वो रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ना लेती फिर भी मोर डेथ्स होती। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ना लेती तो मोर डेथ्स होती और इकोनॉमिक रिकवरी जो होती वो वर्स हो जाती और भी ख़राब हो जाती। जो वी शेप है ना, जितने फास्टर डाउन की उतने फास्ट वे में वो रिकवरी भी हो गई। शायद ऐसा ना देखने को मिलता। क्यों? इकोनॉमिक सर्वे अपने डेटा और एनालिसिस के थ्रू बताता है कि देखिए अगर लॉकडाउन इंटेंस नहीं होता तो जो लोग होते वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या करते, राइट। तो लगभग वो वैसे ही परफॉर्म करते जैसा लॉकडाउन के थ्रू गवर्नमेंट ने लोगों से परफॉर्म करवाया। कैसे? जैसे कि अगर वो सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी, एवरी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, द सेम थिंग। तो सेफ्टी के पर्पज़ से लोग क्या करते हैं? लोग कहीं विजिट ही नहीं करते, अपने घर में पैक रहते, बिकॉज ऑफ दिस लीथल डिसीज़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस हो गई, जैसे कि ड्राइवर या कंडक्टर टाइप की सर्विस हो गई, या फिर होम डिलीवरी सर्विस हो गई, इस टाइप की सर्विस बहुत
बैडली तरीके से इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि ये सब कॉन्टैक्ट बेस्ड ही है, कॉन्टेजियस डिसीज़ है। तो ये सर्विसेज में जो था मतलब डैमेज होना एक नॉर्मल था, इस सेक्टर में डैमेज होना एक नॉर्मल केस ही था, मतलब कुछ नया नहीं हुआ। अगर लॉकडाउन के थ्रू डैमेज हुआ तो वैसे भी होता। प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव, लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे सेव करना शुरू करते, राइट, क्योंकि उनको लगता कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, हर जगह हरी फैल रही, तो लोग क्या करते हैं, ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, और जिससे क्या होती है, स्पेंडिंग कम होती है। स्पेंडिंग कम होने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती, और जो अनसर्टेनिटी होती डिमांड में, जो रिस्क एवर्जन होता है, इसके वजह से जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनको प्रॉफिट दिखता नहीं, तो वो जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, वो भी कम हो जाती है। इस वे में ओवरऑल डिमांड भी क्या होती, शॉर्ट हो जाती, कम हो जाती। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखिए, अगर लॉकडाउन ना भी लगता है तब भी जो लोग होते हैं वो कुछ उसी टाइप में बिहेव करते हैं जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के थ्रू लोगों से बिहेव करवाया या करने को कहा, राइट। बट लॉकडाउन का एक प्लस पॉइंट क्या रहा, लॉकडाउन का प्लस पॉइंट ये रहा कि ये वेल मैनेज था, ओके, और इसने कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया, उसने लाइफ सेव्स की, प्लस वी शेप रिकवरी जो थी इकोनॉमिक की उसको भी परफॉर्म किया, ओके, मतलब वी शेप रिकवरी भी हुई और लाइफ सेविंग हुई, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन के पीछे क्या था, लॉकडाउन, ओके। नाउ अगली स्लाइड इज कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसीज। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ है, दैट इज़ द पीएम जनधन योजना बैलेंस के बारे में डिस्कस हो रहा है, और दूसरे ग्राफ में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जो डिमांड साइड पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने ली उसका क्या रिस्पॉन्स आया। अब देखिए, जो आप टाइम देख पा रहे हैं, मार्च से लेके जो अप्रैल में जो हमारे मेन लॉकडाउन पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुई, जो जनधन योजना के अंडर जो लगभग 40 करोड़ अकाउंट खोले गए थे, उनमें जो एवरेज सेविंग्स है वो 400 रुपये प्लस रही, एवरेज सेविंग 400 रुपये प्लस रही देन द लास्ट ईयर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग घर पर रहे, ओके, और लोगों ने पैसा बचाया, सेव किया। दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है, हालांकि जून जुलाई अगस्त में कम हुआ, बट ऑन द अदर साइड उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर का जो रेट है वो काफ़ी हाई रखा, काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है, जो लोगों ने सेव किया जनधन योजना में, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर रहे, जो उनकी इन शॉर्ट फिस्कल पॉलिसी रही, इन सब से हमें क्या क्या पता चलता है, ये एक्चुअल में क्या थी जो गवर्नमेंट ने प्रमोट की। इस वे में क्या हो, जो इंडिया की पॉलिसीज़ थी फोकस्ड ऑन प्योरली ऑन इंश्योरिंग नेसेसिटीज़। इंडिया ने क्या किया, पेंडेमिक में सिर्फ जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, उन पर फोकस किया। लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री फूड, एमरजेंसी क्रेडिट या लिक्विडिटी मेजर्स, या फिर फॉरबेयरेंस, ये सारे अरेंजमेंट करवाए। इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी मोटिव था सेव करने का, इसके अलावा क्या था, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये दोनों चीज़ें हुई वहाँ पर कि आप देखिए सेव, आपकी सेफ्टी, आप जो है पैसा सेव भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन भी लगाई लॉकडाउन के दौरान, जिसका इम्पेक्ट क्या था कि जो अब देखिए इससे हुआ क्या, जब आपने डिमांड साइड पॉलिसीज़ परफॉर्म की, इट मीन्स दैट कि जनरली क्या होता है, इट मीन्स ये कि आपने क्या किया, ब्रेक्स ओपन करके एक्सीलरेटर लगाया। अदरवाइज सिचुएशन कैसी होती कि आप एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं पर ब्रेक लग रही है, इट मीन्स टोटल वेस्टेज ऑफ फ्यूल। बट डिमांड साइड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया विदाउट ब्रेक, इट मीन्स हर्डल फ्री फ्लो। और ये कैसे हुआ, अनलॉक फेज़, यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड साइड मेजर्स अनाउंस किए गए। अब ये जो लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम्स रही हमारी, देखिए आपने लॉकडाउन में प्रायोरिटीज़ पर फोकस किया, आप नेसेसिटीज़ तो एनी हाउ मैनेज हो गई, बट अब जो ब्रेक था, मतलब आप देखिए आपने अवेलेबिलिटी करवा दी चीज़ों की, राइट, बट फॉर एग्जांपल लोगों के पास सेविंग्स भी पड़ी हुई हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के थ्रू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, राइट। तो अनलॉक फेज़ जो आए, जो कई फेजेस में आए, राइट,
उसमें क्या किया, डिमांड साइड मेजर्स अनाउंस किए गए ताकि लोग क्या करें, डिमांड करें और मार्केट जो है पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। इसमें आत्मनिर्भर भारत 2.0, 3 और आत्मनिर्भर भारत 3.0 अनाउंस किए गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बढ़ाए गए, वेज सब्सिडीज़ दी गई, मतलब कुछ दिन अगर लोगों ने वर्क नहीं किया तो उनको क्या किया, वर्क की सैलरी दी गई फॉर नॉन वर्किंग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और जो पाइपलाइन स्कीम वगैरह लॉन्च की गई, इस वे में ओवरऑल क्या था, जो डिमांड थी, हमें डिमांड जनरेट करनी थी, और वो परफॉर्मेंस हमने इस वे में की आफ्टर लॉकडाउन इन वेरियस अनलॉक फेजेस। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग नील हो गई थी, सिर्फ नेसेसिटीज़ के ऊपर ही हमारा प्राइम फोकस रहा। ना सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी थी गवर्नमेंट के। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमांड साइड पॉलिसी से मार्केट डिमांड क्रिएट किया, बट आप देखिए डिसरप्शन हो गई थी किसमें, लेबर मार्केट में। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी आ गया था फर्म का, जिससे क्या था, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, जो मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि डिमांड तो अब क्रिएट होगी, बट उसके जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी या कम हो गई थी। तो इसके लिए कई सारे गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए ताकि जो सप्लाई है मीडियम ताकि जो सप्लाई है, जो हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उससे प्रोडक्शन हम वापस डिमांड जितने लेवल पर ला सकें, सो दैट ब्लैक मार्केटिंग या इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन दोबारा फेस ना करनी पड़े। इसके लिए देखिए जो प्राइम रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, जैसे कि हमने क्या किया, हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के जो पोटेंशियल था, ओबियसली इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, हाई ग्रोथ का पोटेंशियल था, इसलिए इनको हमने स्ट्रेंथन किया। एंड हमने जॉब्स के लिए ये जो एग्रीगेट डिमांड थी उसके लिए क्या किया, हमने एग्रीगेट डिमांड पहले तो इनेबल की, लास्ट टाइम हमने देखा ना, लास्ट स्लाइड में, ये देखिए डिमांड साइड पॉलिसीज़ के थ्रू। इसके अलावा हमने जॉब्स क्रिएशन के ऊपर भी वर्क किया, जिसमें लेबर लॉज वगैरह आए, हमारे जो रिफॉर्म्स थे लेबर लॉज में वो किए गए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे भी वही मेंशन है कि आपकी जो लेबर लॉज थे उनका रिफॉर्म आपने किया। सिर्फ लेबर लॉ रिफॉर्म ही नहीं हुए, आपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, फार्म बिल्स वगैरह, एमएसएमई, सर्विस, पावर, मिनरल सेक्टर, स्पेस, डिफेंस, इन सभी जगह आपने मेजर या सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स किए, सो दैट यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और जो डिमांड है, जो एक्चुअल डिमांड है, उसको आप मीट कर पाएँ। ऑलराइट, स्ट्रेटेजिक पीएसयू पॉलिसी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि लास्ट ईयर की जो इकोनॉमिक सर्वे थी वहाँ पर इसके लिए एक स्पेसिफिक लेसन था, एक स्पेसिफिक स्पेस था लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे, जहाँ पे पीएसयू की जो पॉलिसीज़ है उसकी जो स्ट्रैटेजी है या जो इम्पोर्टेंस है वो मेंशन की गई थी। पीएसयू पॉलिसी या फिर आप इसको कहें स्ट्रैटेजिक पीएसयूज पॉलिसीज, व्हाट इज़ दैट? इन शॉर्ट कहें तो प्राइवेटाइजेशन। हाँ बिल्कुल, वो सारे एसेट्स जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जो पब्लिक सेक्टर के हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग है या लॉस मेकिंग है, राइट, उन सारे एसेट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्राइवेट लोगों के हाथ में हैंड ओवर कर देना, ताकि उन सारे एसेट्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो सके, ऑप्टिमम हो सके, राइट। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ पीएसयू पॉलिसी, इन शॉर्ट प्राइवेटाइजेशन। तो द कंक्लूजन फाइनली कि कंक्लूजन क्या है कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ थी या जो हमारा रिस्पॉन्स, आई मीन पॉलिसी रिस्पॉन्स था, वो कैसा था, विजनरी था एंड मैच्योर था, गाइडेड था, मीन्स प्रॉपरली गाइडेड था एंड बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड रिसर्च था। तो देखिए क्या बेसिकली रिस्पॉन्स कैसा रहा कि देखिए इंडिया ने जो फोकस किया वो किस पर किया, लाइव्स एंड लिवलीहुड्स की सेविंग्स के लिए। इसके लिए हाँ दैट इज़ दैट कि इंडिया ने शॉर्ट टर्म पेन लिया फॉर अचीविंग द लॉन्ग टर्म गेन, मीन्स इसके लिए हमने लॉकडाउन जैसे आप देखिए क्रूशियल सिचुएशन भी फेस की। वाइल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर, लॉस्ट ह्यूमन लाइफ्स कांट कम बैक। इसके पीछे का सॉलिड रीज़न क्या था कि वंस अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउनफॉल होती है तो वो दोबारा से रिकवर की जा सकती है, बट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी। सो वी वर दी ओनली कंट्री, हम सिर्फ आई थिंक सिंगल कंट्री थे या यूनिक कंट्री थे जिन्होंने क्या किया, स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, मतलब हैवी रिफॉर्म्स किए, सो दैट हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर पाएँ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे हेल्थ वाइज हो या फिर अदर्स हो, राइट। हमने डिमांड साइड पॉलिसीज़ बनाई। डिमांड साइड पॉलिसीज़ क्या थी, डिमांड साइड पॉलिसीज़ वो थी जहाँ पे हमने डिमांड क्रिएट करवाई मार्केट में। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक लोग क्या थे, घर में आ गए और प्रिकॉशनरी सेविंग करने लगे। वो
ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे वर अनश्योर और अनसर्टेन थे कि दे वर नॉट अवेयर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए डिमांड क्रिएट की गई जिसमें गवर्नमेंट ने हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए। और फिर वी शेप रिकवरी भी हुई हमारी, राइट। वी शेप रिकवरी हमने की ग्रेजुअली, जैसे जो अनलॉक फेज आए हमारे, और विदाउट सेकेंड वेव, जबकि जो यूरोप था वो शायद सेकेंड वेव फेस कर रहा था, हम लोग वी शेप में रिकवर कर रहे थे, राइट। एंड दैट वाज द जस्टिफिकेशन की जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी, मैच्योर पॉलिसीज़ थी। और अब तो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा था, राइट, ताकि हम फटाफट से रिकवर हो सकें सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज भी दोबारा से रिस्टोर की जा सके एट द लेवल बिफोर पेंडेमिक से पहले ऐसे लेवल पर। नाउ द चैप्टर 2 सेज कि जो ग्रोथ है वो डेट सस्टेनेबिलिटी को लीड करता है। द आंसर इज यस। एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि आप डेवलप हो रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब लेट्स से दिस ईयर अगर आपके जो वेल्थ है वो दैट इज़ जस्ट 100 रुपीज़, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 110। इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। एंड डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि डेट मीन्स लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ सस्टेनेबल है, मतलब आप मैनेज कर सकते हैं। वट एवर द डेट यू हैव यू कैन ईजिली मैनेज। सो दिस चैप्टर सेज, ये चैप्टर कहता है कि जो ग्रोथ है क्या वो डेट सस्टेनेबिलिटी को लीड करता है, डेफिनेटली करता है। बट क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है, मीन्स अगर आपका डेट मैनेजेबल है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, हो सकता है आप अपने डेट जो लोन्स या लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे बैक कर रहे हो, बट क्या पता आप इनकी पे बैक के लिए जो आपके जो कैपिटल्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके थ्रू आप उनका पे बैक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो करके ही डेट को सस्टेन कर सकते हैं, डेट को सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है। सो येस, डेट सस्टेन करके ग्रो करना इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो डेट डेफिनेटली सस्टेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट अबाउट द चैप्टर नंबर 2। आइए देखते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल है। लेट्स से कि अगर आप 100 रुपीज़ बोरो करते हैं और आपको जो उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज़ जस्ट 8 रुपीज़, बट आपने उस 100 रुपीज़ से जो रिटर्न कमाए वो कितना था, 12 रुपीज़, बिकॉज एट द रेट ऑफ 12%। तो आपने 4 रुपीज़ क्या किया, ऐड ऑन किया, अपनी वेल्थ में ऐड ऑन किया 4 रुपये का, राइट। और जब आप ये प्रोसेस बार बार फॉलो करते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट कम है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इट मीन्स आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट है वेल्थ क्रिएट हो रही है, वो धीरे धीरे क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगा। और इस वे में आप क्या कर पाएंगे, अपने डेट को ईजिली सस्टेन या मैनेज कर लेंगे। एक बड़ी फेमस कोट भी लिखी हुई नीचे आप देखिए, ब्लैंचर्ड ने 2019 में दी थी इन प्रेसिडेंशियल एड्रेस कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन द ग्रोथ रेट देन द इंटर टेम्पोरल बजट कॉन्स्टेंट फेसिंग द गवर्नमेंट नो लॉन्गर बाइंड्स। इट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट कम है देन द ग्रोथ रेट, तो जो गवर्नमेंट का जो डेट है वो हमेशा कैसा रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, अंडर मैनेजेबल होगा, इवन वो टाइम टू टाइम कम होगा, क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, राइट। आपके पास वेल्थ क्रिएट होती रहेगी, आप ग्रो करते रहेंगे। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड पर्टिकुलरली। आइए एक बात करते हैं, देखिए एक वर्ड, पहले तो एक टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ना साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी से आप काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी समझ पाएंगे। देखिए जो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती है इट मीन्स नॉर्मल फिस्कल पॉलिसी, ओके, एंड फिस्कल पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है कि कैसे एक्सपेंडिचर करना है और कैसे इनकम अर्न करनी है, दैट इज़ द फिस्कल पॉलिसी, ओके। ना काउंटर मतलब उस पॉलिसी के अगेंस्ट, मतलब जो आपकी नॉर्मल फिस्कल पॉलिसी है उसके अगेंस्ट, ओके। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, सो दैट आप अपनी इकॉनमी को क्या कर सकें, इकोनॉमिक साइकिल उसको स्मूदन कर सकें, ताकि जो आपकी इकॉनमी वो इजीली रन कर सके या स्टेबल हो सके या सस्टेन हो सके, इन शॉर्ट कहें तो। जो नॉर्मल फिस्कल पॉलिसी है उससे हट के आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, दैट इज़ द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी।
और देखिए ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा हिस्ट्री में, आपको पता 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो उस टाइम पे केन्स बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि देखिए जो गवर्नमेंट है, जब क्या होता है, जब आपके इकॉनमी रिसेशन में है या फिर एक ग्रेट रिसेशन आया, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। इधर ऑफ द केस हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, या फिर उनके पास वो कैपेसिटी ना हो कि वो कोई इकोनॉमिक एक्शन ले सकें एट मेजर लेवल। ओके, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डेट लेना चाहिए, एनी ऑफ द वे फाइनेंस अरेंज करके इकॉनमी को पुश करना चाहिए अपवर्ड। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने चाहिए, गवर्नमेंट को एक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए। तो सेम थिंग हैपेंड, आप देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कुछ इसी टाइप का कि देखिए अगर आपका प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, देन गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम हो जाए, गवर्नमेंट को कोई भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट इज़ डूइंग इट्स जॉब प्रॉपरली। बट जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, मार्केट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए आगे आना पड़ता है और इनिशिएटिव लेना होता है और बहुत अच्छे वे में परफॉर्म करना होता है। आप देखिए सेम मेंशन्ड है, इंडिया का केस हो, यूएस का केस हो, यूके का। इंडिया का केस लेते हैं, देखिए जो रेड वाला है ये प्राइवेट सेक्टर का बता रहे हैं कि आप देखिए प्राइवेट सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब प्राइवेट सेक्टर देखिए फॉर एग्जांपल आप मेरा एरो देख पा रहे होंगे, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर नीचे की तरफ गिरता है, आप देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नीचे गिरा, तो गवर्नमेंट का जो ग्रीन वाली लाइन है दैट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपवर्ड मूव किया, मतलब अपने खर्चे बढ़ाए ताकि वो जो है इकॉनमी को सस्टेन कर पाए। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या जो मार्केट है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही होती है, मार्केट क्रैश होने लगती है, वहाँ पे गवर्नमेंट आके उसको सपोर्ट करती है। एंड जैसे गवर्नमेंट और जैसे प्राइवेट सेक्टर अपने नॉर्मल सिचुएशन पर सस्टेन हो जाता है, दोबारा से रिकवर हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वापस अपना हाथ पीछे कर लेती है, और या फिर जो अपने एक्सपेंसेस हैं या जो फिजिकल पॉलिसी है उसको नॉर्मल कर लेती है। अदरवाइज अब नॉर्मल पॉलिसी लेकर वो बैक करती है किसको बैक करती है, मार्केट को बैक करती है, ओवरऑल इकॉनमी को बैक करती है। यूएस के केस में भी यही है, ग्रीन गवर्नमेंट का है एंड रेड इज़ प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म। जैसे प्राइवेट सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट बैक करती है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है सो दैट वो इकॉनमी को सस्टेन कर पाएँ। ऑलराइट, आप यूके के केस में भी देख सकते हैं, ग्रीन इज़ गवर्नमेंट, जब आपका प्राइवेट सेक्टर रेड वाला क्या है, डाउनवर्ड है या फिर बहुत डाउन है, अंडर परफॉर्म है, तो गवर्नमेंट आके परफॉर्म करती है सो दैट जो इकॉनमी है वो अपने लेवल को सस्टेन कर पाए और इकॉनमी स्टेबल रह सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिनेरियोज़। और ये सारे क्या बताते हैं कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो होती हैं हमें परफॉर्म करनी होती है व्हेन द सिचुएशन इज़ अब नॉर्मल, मतलब सिचुएशन कैसी है, इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं परफॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं रखते। ऑलराइट, इस स्लाइड में देखिए कहा हुआ है कि अगर इंडिया 3.8% के रेट से भी ग्रो करता है, इन शॉर्ट देखा जाए तो 9%, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 9% रेट से ग्रो कर रहे हैं 2023 से 2029 के बीच में, तो भी इंडिया इसके बावजूद जो कि वर्स्ट सिनेरियो, मतलब कम से कम जो ग्रोथ है इंडिया की वो 9% होगी, मिनिमम ग्रोथ 9% नॉमिनल। इसमें क्या एक्चुअली इन्फ्लेशन भी मेंशन है बिटवीन 2023 टू 2029, मिनिमम अगर इतना भी ग्रो करे तब भी जो होगा इंडिया जो होगा डेट के मामले में सस्टेनेबल होगा, इंडिया इजीली डेट को हैंडल कर पाएगा, मिनिमम अगर वो इतना। बट अगर वो 9.5 से रिकवर करेगा तो और जल्दी वो डेट सस्टेन करेगा, उसका जो डेट लाइबिलिटी है वो और इजीली वो पे बैक कर पाएगा। 10 के हिसाब से देखिए 10.5 है, 12% के हिसाब से वो आप देखिए 2019 तक जो उसका डेट टू जीडीपी होगा, मतलब अगर आपकी जीडीपी 100 है तो 100 के ऊपर आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल आप देखिए करंट सिचुएशन 2021 के आसपास लगभग 88-89 के आसपास आपकी लाइबिलिटी है, जहां आपकी टोटल जीडीपी 100 रुपये की, तो 89 आपके सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं। ये लाइबिलिटीज़ एकदम से डाउनफॉल करेंगी अगर आप 23 टू 29 लीस्ट लेवल पे भी ग्रो करते हैं, और अल्टीमेटली 29 तक आप देखिए कितनी हो जाएगी, ये जो 89-88% ऑफ जीडीपी है दैट वुड बी
ओनली समवेयर 80 और 81%, अगर आप कम से कम ग्रो भी करें। इट मीन्स इंडिया जो है वो बहुत अच्छे सिचुएशन में है इन केस ऑफ मैनेजिंग डेट, और डेट को सस्टेनेबिलिटी इंडिया के पास बहुत अच्छे लेवल पे है। ओके, नाउ देखिए जो डेट सस्टेनेबिलिटी है थ्रू हाई ग्रोथ, इससे क्या हुआ, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एक बार। आप देखिए जो 5 ईयर प्लान थे, जो 5 ईयर थे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2000 आई मीन 1998 से लेके 2003, इन फाइनेंशियल ईयर के बीच में क्या हुआ कि जो आपकी एवरेज ग्रोथ थी वो गिर गई एकदम से, 5.3% हो गई इन रियल टर्म्स। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है अगेन। ओके, तो अगर इतनी गिर गई, इस वे में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज़ पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया, इन शॉर्ट डिमांड वगैरह पुश की या इकॉनमी के को बैक किया। इस वे में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ा तो जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास जो डेट था वो कैसा हो गया, रिकॉर्ड लेवल डेट हो गया। शायद गवर्नमेंट मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी टफ हो गया था। बट देखिए ये फाउंडेशन थी जहाँ पे क्या था, थोड़ा सा पेन रहा, शॉर्ट टर्म पेन रहा, बट आप देखिए जो नेक्स्ट 5 ईयर्स थे वहाँ पे इसका आपको रिजल्ट भी मिला। आप देखिए फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो किया आपने, मतलब जो आपने इतना पुश किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, आपकी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 8% हो गई बिटवीन 2004 टू 2009। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपने जो प्रीवियस 5 ईयर्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को अपग्रेड किया। एंड जो हाई ग्रोथ थी उससे क्या हुआ, जो डेट है वो डाउन हो गया, और जो कहाँ 83% से कितना बचा आपका, सिर्फ 7% विद इन 5 ईयर। 2004 में जहाँ 83% था आपकी जीडीपी का, वो जस्ट 70% ही रहा। तो ओवरऑल देखिए पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है इन शॉर्ट, अगर आप देखिए जो चैप्टर है कि क्या इंडिया क्या, मतलब जो ग्रोथ थी, आपके चैप्टर का नाम था कि जो ग्रोथ does growth lead to debt sustainability? Yes, but not vice versa, right? तो इसी का जो ओवरऑल जो आइडिया है कि एक्चुअल जो रिकमेंडेशंस हैं इस लेसन्स की वो ये हैं कि देखिए जो फिजिकल मल्टीप्लायर है मच that should be much higher, or not should be, that is actually much higher in recession and slowdown than during peaks. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब स्लो डाउन एंड रिसेशन होता है उस टाइम पे देयर इज़ नो प्राइवेट प्लेयर टू इन्वेस्ट, एंड एट दैट मोमेंट अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, राइट, इवन 1 रुपी, तो उसका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी हाई होता है देन दी अदर टाइम जब इकॉनमी पीक पर होती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी एज अ कॉम्पिटिटर्स खड़े होते हैं आपके अगेंस्ट, जहाँ पे आपके रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। बट रिसेशन के टाइम पे आपका जो फिजिकल मल्टीप्लायर होगा, मींस गवर्नमेंट अगर 1 रुपये स्पेंड करेगी तो उसका रिटर्न हायर होगा देन द पीक टाइम। इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए फिजिकल पॉलिसीज जो होंगी वो मस्ट सपोर्ट करनी चाहिए ग्रोथ को ओके, सो दैट वो जो कोविड से पहले वाली ग्रोथ पाथ थी उसको अचीव कर पाएँ। तो आपकी फिजिकल पॉलिसी इन फेवर होनी चाहिए ग्रोथ के। एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज सेल्फ फाइनेंसिंग इन मीडियम टर्म। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो सेल्फ फाइनेंसिंग होनी चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इस वे में होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे, इनकरेज करे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट टू बूस्ट इकॉनमी। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी यूज़ करनी होगी, राइट। मतलब जो नॉर्मल हमारी फिजिकल पॉलिसी है उसके हट के पॉलिसी जो होगी हमारी फिजिकल पॉलिसी, उस टाइप की पॉलिसी पर हमें वर्क करना होगा, राइट। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं रीथिंक करने की ज़रूरत है जो हमारे फिजिकल रूल्स है, जो प्रेजेंट रूल है, सो दैट हम काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी जैसे नॉर्म्स परफॉर्म कर पाएँ। Now the chapter 3 again very important. Does India's sovereign credit rating reflects its fundamental? The answer is no. Means आप देखिए क्रेडिट रेटिंग क्या होती है किसी की, क्रेडिट रेटिंग मतलब आपकी वैल्यू कहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल इन शॉर्ट मैं अगर बताऊँ तो आपकी जो है क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपके ऊपर लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट, अगर जब वो आपको लोन या फिर आपको डेट दे रहे हो, राइट। तो दैट इज़ द इन केस ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो इंडिया की जो
इंटरनेशनल मार्केट में रेटिंग्स है, जो फेमस अथॉरिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती हैं मूडीज़ लाइक, क्या वो इंडिया का ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर पाती हैं, जो इंडिया के एक्चुअल फंडामेंटल्स हैं, जो एक्चुअली इंडिया डिज़र्व करता है? सो द आंसर इज़ नो। आइए देखते हैं क्यों। देखिए जब ये जो चार्ट है ये आपको बता रहे, देखिए जो हाईएस्ट रेटिंग दैट इज़ द ट्रिपल ए एंड द लोएस्ट रेटिंग इज़ डबल बी प्लस। तो देखिए ऑन एन एवरेज क्या हुआ, जब भी जो एक्चुअली ये जो चार्ट है ये बता रहे कि 94 में कोई ना कोई इकॉनमी क्या होगी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बनी होगी, 95 में भी कोई फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी होगी, 96, 7, 8 टिल 2020 हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बने थे 2019 में, जब हमने यूके को सरपास किया था। एंड चाइना फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बना था 2005 में, इस चार्ट में ऐसा कि इंडिकेट हो रहा है। तो देखिए चाइना या इंडिया जैसे इकॉनमी जो कि डेवलपिंग इकॉनमी है, इनकी आप क्रेडिट रेटिंग देखिए कितनी डाउन है, जबकि ऑन दी अदर साइड मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखिए क्या रही क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल है, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग रही जो भी इकॉनमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बनी इन पर्टिकुलर ईयर। ओके, बट इन चाइना के केस में 2005 में उसकी रेटिंग क्या थी, माइनस, आई मीन ए माइनस। और इंडिया की रेटिंग क्या थी, इंडिया की रेटिंग थी आपकी ट्रिपल बी। ओके, तो ये रेटिंग काफ़ी पुअर रेटिंग्स रहीं और जो कि एक्चुअल रियलिटी है वो शो नहीं करती। ओके, क्योंकि देखिए इकनॉमी का जो साइज़ होगा, अगर इकॉनमी का साइज़ बड़ा होगा इट मीन्स आपकी जो कैपेसिटी है डेट को मैनेज करने की, हैंडल करने की, डेट को रीपे करने की, वो भी हाई होगी। अगर आपका इकोनॉमिक चंक हाई होगा, आप देखिए फिफ्थ लार्जेस्ट बन रहे हैं, तो ओबियसली आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी इकॉनमी के पास रीपेमेंट की कैपेसिटी हाई होती है, बट रेटिंग्स जो हैं उसका नेगेटिव शो कर रही होती हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके हिसाब से तो आपकी रेटिंग ट्रिपल ए होनी चाहिए या डबल ए प्लस होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने क्या की, इतनी रेटिंग डाउन कर रखी है। तो क्या ये सच में इंडिया ये डिज़र्व करता है डाउन रेटिंग? आइए देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए जो इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो एक्चुअल में इंडिया का फंडामेंटल रिफ्लेक्ट नहीं करती है। आइए पहले ग्राफ एनालाइज करते हैं, देन हम देखते हैं साइड में क्या मेंशन्ड है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए जो साइड में ये ना इंडिकेटर्स दे रखे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, जनरल गवर्नमेंट डेट हो, साइक्लिकल एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस हो, करंट अकाउंट बैलेंस हो, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, EODB मीन्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट हो, रिजर्व एडिकेसी रेशियो हो या सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री हो, एंड एनी ऑफ द गिवन पैरामीटर्स, इंडिया को एक्चुअली में क्या किया, रेटिंग्स दी ही नहीं गई जो कि इम्पार्शियल हो और जो डिज़र्विंग रेटिंग हो। क्योंकि देखिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट, नीचे क्या मेंशन है, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 4 से लेके 8% के बीच में रही, इवन 2010 में जो थी जिसने 8% को भी सरपास किया। आपकी ग्रोथ रेट इतनी हाई है, जब ग्रोथ रेट इतनी हाई है तो आपकी रेटिंग्स भी हाई होनी चाहिए। ये देखिए जिनकी भी ग्रोथ रेट आपकी है, मतलब पॉजिटिव है, इवन पॉजिटिव भी है, उनकी भी ग्रोथ, उनकी भी देखिए आप रेटिंग्स कितनी बेस्ट है, द हाईएस्ट लेवल की रेटिंग्स है उनके पास। बट इंडिया के मामले में देखिए उनकी जो बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट है, होगी उस टाइम पे 2005, 10, 15 या 20। इन लास्ट 2 डेकेड्स इंडिया की जो रेटिंग्स है दैट इज़ फार 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 लोअर। क्यों? आई डोंट नो द रीज़न, मे बी क्योंकि इंडिया को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, या इंडिया को प्रॉपर जो डिज़र्व करता है वो उसको नहीं मिला ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ओके, इसलिए लेसन भी, चैप्टर भी यही कहता है कि जो इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स है वो उसके राइट फंडामेंटल्स नहीं इंडिकेट करते। अब देख लेते हैं रेटिंग बेसिकली होता क्या जनरली, उस हिसाब से इंडिया को कितना डिज़र्व करना चाहिए आप खुद भी एस्टिमेट लगा सकते हैं इसके बाद। देखिए रेटिंग इज़ अ मैपिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब आपको जो रेटिंग मिलती है वो डिसाइड करती है कि आपका कितने चांस है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जो आपके डेट है, जो लोन, उस पेमेंट में आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, आपके पेमेंट में कोई ना कोई इशू आएगा। अगर आपकी हाईएस्ट रेटिंग है इट मीन्स दैट कि आपके जो डिफ़ॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, लीस्ट हैं। बट अगर आपकी रेटिंग लो है इट मीन्स आप
आप जो है एक डिफ़ॉल्टी हैं या फिर आपके डिफ़ॉल्ट करने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है मार्केट में अगर आपकी लीस्ट रेटिंग है या फिर बहुत कम है। तो देखिए अब जो ये चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के, ये किस पे डिपेंड करते हैं? दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, विलिंगनेस टू रिपे कि आपके रिपे करने की कितनी अच्छी विल है, क्या आप सच में रिपे करना चाहते हैं, एबिलिटी टू रिपे, आप रिपे करना चाहते हैं बट क्या आपके पास एबिलिटी भी है रिपे करने की, क्या आप रिपे कर पाएंगे? दीज टू थिंग्स, विलिंगनेस टू रिपे एंड एबिलिटी टू पे, ये दोनों चीज़ें मिलाकर ही आपके चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट को एक्चुअली बताते हैं, और जो चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग्स मिलती है। अब देखिए इन दोनों बेसिस पे आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। जो विलिंगनेस टू पे इस मामले में इंडिया के जो स्टैंडर्ड है, इंडिया इज़ लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड विलिंगनेस टू पे के मामले में। देखिए 1991 में जब हमारे पास क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के टाइम पर भी जब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस था, हमने किसी यूके बैंक को कुछ पे करना था, उसके लिए हमने गोल्ड शिप किया। क्या किया था? गोल्ड, जबकि हम खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे। तो विलिंगनेस टू पे, नो डाउट वी आर एट गोल्ड स्टैंडर्ड। इंडिया ने कभी डिफ़ॉल्ट किया ही नहीं है। आप देखिए कोई भी जो डेट ऑब्लिगेशंस है उनमें आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं परफॉर्म किया। और जहाँ तक बात है एबिलिटी टू रिपे, तो ये तो आप जब ये फैक्ट्स जानेंगे तो शायद आपको लगेगा कि वाओ व्हाट अ ग्रेट सिचुएशन वी हैव, लाइक हमारी एबिलिटी टू रिपे शायद बहुत रेयर होगी जो किसी और वर्ल्ड में किसी और कंट्री के पास होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉवरेन फॉरेक्स ऑब्लिगेशंस, मतलब जो हम क्या क्या पे कर सकते हैं, जैसे कि जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल डेट है, उसके अलावा क्योंकि उन ट्रेड को जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो भी कंसीडर नहीं करती, तो जो हमारे फॉरेक्स के जो एब्लिगेशंस हैं वो मिनिमम है, ओके, मिनिमम लेवल पे हैं, मतलब हमारे जो एब्लिगेशंस है वो बहुत नेग्लिजिबल हैं। और इंडिया के पास क्या है, कैपिटल अकाउंट की फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को पहले कहाँ जाना पड़ता है, आरबीआई को अप्रोच करना होता है ताकि वो फॉरेक्स एब्लिगेशन रीपे कर पाए, ओके। इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारे शॉर्ट टर्म डेट्स हैं ऑफ 1 ईयर, चाहे वो शॉर्ट टर्म डेट्स जो इंडिया के हैं 1 ईयर के, वो किसी भी टाइप के डेट हो, इंडिया हैज़ अ रिजर्व, एडिकेट रिजर्व है कि वो शॉर्ट टर्म डेट जो 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जो पे करने होते हैं वो सारे डेट पे कर पाए। और जब इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेट से कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी जिसका चांस 1 in 1000 है, इस सिचुएशन में ऐसी वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तब भी हम शॉर्ट टर्म जो डेट हैं उनको पे करने के लिए हमारे पास एडिकेट फंड्स या फॉरेक्स है अवेलेबल। और देखिए जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट हो, प्राइवेट डेट इंक्लूड करके, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सब मिला के टोटल डेट जो समवेयर अभी मैंने चेक किया था $510 बिलियन के आसपास है, उससे भी ज़्यादा हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं पे बैक करने के लिए। ऑल टाइम हाई रिजर्व्स हमारे पास 590 बिलियंस थे, आज भी हमारे पास 580 बिलियन समवेयर रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि लगभग जो डेट है हमारा एक्सटर्नल डेट, उसको हम 100% पे कर सकते हैं, इतने हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इन शॉर्ट इंडिया इज़ अ नेगेटिव डेट कंपनी, ओके, इंडिया इज़ जस्ट लाइक नेगेटिव डेट कंपनी, बट स्टिल इंडिया की रेटिंग इतनी कम है, तो क्या ये एक मतलब लॉजिकल और रैशनल रेटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। सो ऑन बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी इंडिया शुड हैव द हाईएस्ट रेटिंग। इसके अकॉर्डिंग तो इंडिया की हाईएस्ट रेटिंग होनी चाहिए थी ना, बट द रियलिटी वी ऑल नो, द रेटिंग इज़ वेरी पुअर। आइए अगली स्लाइड भी देखते हैं। सो रेटिंग पुअर इट मीन्स जो रेटिंग्स है वो इंडिया के जो ट्रू फंडामेंटल्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। चैप्टर की थीम भी यही कहती है कि हाँ एब्सोल्युटली। सो जो मार्केट, वैसे भी जो क्रेडिट रेटिंग्स है उससे मार्केट में बेयरली कोई चेंज आता है, कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं नहीं, चाहे वो सेंसेक्स मार्केट हो ड्यूरिंग पेंडेमिक हो या फिर उसके बाद पेंडेमिक के बाद हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई खास चेंजेस नहीं आते। ओवरऑल वो एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं, बस जस्ट लाइक 19-20 का फ़र्क ही होता है। सेंसेक्स में देख सकते हैं आप, एक्सचेंज रेट में देख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी,
ओके तो हर जगह पे जो है लगभग नील चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बहुत पड़ता है बट दैट इज़ इग्नोरेबल, लाइक आप इग्नोर कर सकते हैं, ओके नेग्लिजिबल आई मीन। इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए, तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन मीन्स इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग और रेटिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल। यस, हमने थ्रू आउट द चैप्टर यही देखा है कि जो इंडिया की के पास ओवरऑल एबिलिटी टू पे भी है एंड विलिंगनेस टू पे है, इन दोनों में ही इंडिया यूनिक लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल इंडिया की जो रेटिंग्स है दैट इज़ वेरी पुअर। ओके तो वो ट्रू फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ट्रेडिंग मेथड जो ट्रेडिंग करेक्शन जो रेटिंग की जो मेथडोलॉजी है, जो रेटिंग का जो मेथड है उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, सो दैट हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एफडीआई का एक वर्जन ही होता है। ओके उसका जो फ्लो होता है वो फ्लो हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में कम आता है, तो हमें एफपीआई मतलब या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसको मैकेनिकली अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी रेटिंग अपग्रेड करनी होगी, जिसके लिए हमें करेक्शन की ज़रूरत है, हमें अपनी वॉइस रेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कई जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, दे डोंट नो कंट्री प्रॉपरली, they are not researcher, they do not research much about the as an investor, so they believe in the existed research in the market, so they follow the credit rating। so इस वे में कई बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आती, हालांकि पोटेंशियल है बट नहीं आ रही बिकॉज ऑफ पुअर रेटिंग्स। तो इस वे में क्या करना चाहिए, इस वे में जो इशू है उस इशू को हमें एड्रेस करना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग का इशू, और इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, so that on the path of economic growth we can move on। So this is all about the chapter number 3। now let's come for the last chapter of this part, chapter 4, inequality and growth। inequality means the difference between poor and rich, okay, and the growth means wealth accumulation, add on, okay। growth and inequality क्या ये एक दूसरे के काउंटर हैं, अगेंस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कॉन्वर्जेंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। एंड ओके सो आप जस्ट एक आइडिया रखिए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कॉन्वर्स होना चाहिए, ओके। एट द एंड ऑफ द चैप्टर प्लीज़ मैच योर ओपिनियन विद द इकोनॉमिक सर्वेज ओपिनियन, ओके। सो देखिए इनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर, इन शॉर्ट अगर कहा जाए इनइक्वालिटी क्या होती है, तो इनइक्वालिटी लाइक लेट्स से I am talented and I am doing hard work, so I am earning 1 lakh rupees, on the other side one person who is not doing that so much work, he is just earning 10,000 rupees, okay। so that is the inequality, 90,000 rupees, see the difference, the range, how big is the range, okay। सो क्या इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बीच का रिलेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, आइए देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये कोरिलेशन शो कर रहा है, आपके पास के सामने स्कैटर डायग्राम है, या इसको कोरिलेशन चार्ट भी कहते हैं, जहाँ पे इनइक्वालिटी विद इनकम पर कैपिटा एंड इनकम पर कैपिटा विद सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स के साथ मेंशन किया, मतलब आपके जो हेल्थ की सिचुएशन कैसी होती है जब इनकम इनइक्वालिटी कैसी होती है, कम या ज़्यादा हो, और आपका ये, और जब आपकी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जो होगी आपकी, उसके डिफरेंट लेवल्स पे आपका जो हेल्थ लेवल है, मतलब आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं, जो हेल्थ है वो कैसी होगी, ओके, हेल्थ लेवल कैसा होगा। देखिए अगर जो आपका जो कॉर्नर वाला ग्राफ है, ओके, आई मीन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट ग्राफ है अप साइड वाला, ओके, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए आप नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आपकी जो है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इनकम इनइक्वालिटी हाई हो रही है, आपके पास क्या हो रहा है, जो आपकी हेल्थ है वो कैसी हो रही है, वर्स हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। अब देखिए यहाँ पे
ये इतना है, अगले अगर लास्ट तक जाते जाते कितनी हुई, अगर इनइक्वालिटी हाई होके कितनी होगी 9 के पास है, वहीं जो आपकी हेल्थ है वो गिर कर कितनी होगी 2 पॉइंट लेवल पर होगी। ओके, दीज आर इंडेक्सेस। इम्पॉर्टेंट क्या आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे इनइक्वालिटी आपकी बढ़ी, आप देखिए इनइक्वालिटी आपकी बढ़ती जा रही है, 9 लेवल तक आ गई है, तो आपकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो वर्स्ट होती जा रही है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है इनकम इनइक्वालिटी एंड हेल्थ के साथ। बट ऑन दी अदर साइड जो पर कैपिटा इनकम है और हेल्थ, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, देखिए जो ऊपर के दो ये एडवांस इकोनॉमीज़ को शो कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो इनइक्वालिटी के साथ देखिए नेगेटिव रिलेशन है हेल्थ का, बट इनकम पर कैपिटा के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। देखिए जैसे जैसे इनकम पर कैपिटा बढ़ रही है, आपकी क्या, आपकी जो जो हेल्थ है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप देखिए इनकम पर कैपिटा समवेयर 20,000 है, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ का लेवल क्या है, ये वाला डाउन लेवल है। बट आप इस लेवल पे आइए या फिर इस वाले लेवल पे आइए, जो लास्ट जो टॉप का पॉइंट है ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए आपका 40,000 से ज़्यादा है आपका, है ना, 40,000 से ज़्यादा आपकी पर कैपिटा इनकम है। इनकम 20,000 से 40,000 से भी ज़्यादा हो गई, 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास आ गई। और इसके साथ साथ क्या वो आपका हेल्थ लेवल भी देखिए अप हुआ है, यहाँ से आपका हेल्थ लेवल कहाँ आ गया, लगभग 1.5 इंडेक्सेशन के आसपास आ गए। हाँ, इंडेक्सेशन मैटर नहीं करता, ओवरऑल आप ग्राफ एनालाइज करना आना चाहिए। तो देखिए ये पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है, दूसरी साइड नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है, तो ये अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पे, एडवांस्ड इकोनॉमी। बट इंडिया का सिनेरियो ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में देखिए क्या है, जीनी इंडेक्स जो अगेन इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है, और पर कैपिटा, जैसे जैसे आपकी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, आपके देखिए हेल्थ लेवल भी बेटर हो रहा है। ओके, हेल्थ लेवल बेटर हो रहा है, मतलब जो टैलेंटेड और जो हार्ड वर्किंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं देन द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे भी आपका हेल्थ का लेवल क्या हो रहा है, बेटर होते जा रहा है। तो देखिए इंडिया के केस में क्या है, ये कॉन्वर्जेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या, इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ। क्योंकि जीनी आई मीन द जो आपके इनकम इनइक्वालिटी, मतलब जो जीनी कोफिशिएंट है और पर कैपिटा, ये दोनों ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो इनका जो है जो है इनका इम्पैक्ट सोशो इकोनॉमिक क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेंगे आपके क्या होंगे, हेल्थ का लेवल यहाँ पे मेंशन्ड है वो भी बढ़े इंडिया के केस में। मतलब इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ दोनों ही कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट यहाँ पर कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शनरी हैं, ऊपर देखें और नीचे कन्वर्जेंस है। एजुकेशन के मामले भी यही है। देखिए एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में क्या होता है, मैथ्स के केस में देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम इनइक्वालिटी होगी, वैसे वैसे आपकी जो मैथ्स का लेवल या जो एजुकेशन का लेवल होगा, एजुकेशन लेवल कम होगा। हाई इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी पे एजुकेशन लेवल कम होगा। और पर कैपिटा जैसे जैसे बढ़ेगी उस एडवांस इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो एकेडमिक लेवल होगा, जो एजुकेशन लेवल होगा वो हाई होगा। आप देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट, इस फर्स्ट डॉट से लेके लास्ट इस डॉट तक देखिए, आपके पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो आपका जो लेवल है वो 470 से समवेयर कितना हो गया, ये लगभग 510 के आसपास हो गया है। तो एडवांस इकोनॉमी में ये कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है इनइक्वालिटी, ये एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। बट इंडिया का केस ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने जो हेल्थ या एजुकेशन दो ही सेक्टर देखे, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, जीनी फैक्टर हो गया, पर कैपिटा, इसके साथ साथ जो हमारे लेवल हैं हेल्थ का हो या इस स्लाइड के बेसिस पर आपके एजुकेशन का हो, ये हाई हुआ है। इसके अलावा और भी बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इन्फेंट मोर्टेलिटी, बर्थ एंड डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, ड्रग्स यूसेज, हर जगह पर देखिए इसका इम्पैक्ट जो था वो कैसा था, कन्वर्जेंस ही रहा। मतलब आप देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जीनी बढ़ी है, ग्रोथ हुई है, ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी भी रही है। और जहाँ पे ग्रोथ हो के फिर हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, जो वेल्थ क्रिएशन हुई, उसको हमने अंडर प्रिविलेज लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से क्या किया, अपवर्ड करके मूव कर दिए, ताकि वो मिनिमम जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी फुलफिल हो पाएँ, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। दैट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन, बट ग्रोथ एंड इनइक्वालिटीज़ कैन मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ द सिंपल वे टू स्पीक अबाउट दिस चैप्टर कि देखिए ग्रोथ और इनइक्वालिटी दोनों एक साथ मैनेज की जा सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं, और इंडिया के केस में ऐसा जस्टिफाइंग भी है।
सो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? पॉलिसी इम्प्लीकेशंस आर वेरी सिंपल, जस्ट लाइक जैसे कि एडवांस इकोनॉमीज़ में क्या थी, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स था, बट इंडिया के केस में ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। मतलब ये सारे कैसे हैं? कॉन्वर्जेंस है, मतलब जो आपके इनइक्वालिटीज़ जैसी चीज़ें हैं वो उन सब वो साथ साथ चलती हैं। बट फाइनली हम लोगों का अल्टीमेट एम क्या होता है कि जो वेल्थ क्रिएट होगी उसमें से कुछ पार्ट हम यूटिलाइज़ करते हैं पुअर पीपल के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, सो दैट उनको हम जो मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी फुलफ़िल की जा सकें। बट इनइक्वालिटी विल एग्जिस्ट एंड हियर मेंशन्ड है कि देखिए जो इन्फ्लेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा। आप देखिए इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली be there. Okay, and India's given stage of development, India should continue to focus on economic growth to lift the poor out of poverty by expanding the overall. देखिए वही बात हुई है कि देखिए जो इंडिया जो डेवलपमेंट स्टेज पर है, तो इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर। हाँ, इन्फ्लेशन आए कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी मेंटेन रहे बढ़े कोई इशू नहीं, बट ग्रोथ इज़ द प्राइम फोकस। तो ग्रोथ पर फोकस रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद जो ग्रोथ होगा उस ग्रोथ के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा एसेट्स जो हमने क्रिएट किए होंगे ग्रोथ के थ्रू, उनका हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन सच अ वे सो दैट हम जो पॉवर्टी से लोगों को लिफ्ट आउट कर सकें, पॉवर्टी से हम लोगों को बाहर निकाल सकें। ओके, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इन अ डेवलपिंग इकॉनमी। ओके, अगर देखिए अगर आपकी इकॉनमी का साइज़ छोटा है तो जब आप उसको शेयर करेंगे, ओबियसली अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिविलेज लोग हैं उनके पास तो ऑलरेडी शेयर है ना, उनका बड़ा शेयर। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो बड़ी पॉपुलेशन है वो अंडर प्रिविलेज्ड ही है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ओनली पॉसिबल कैसे कि मतलब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सकें, या जो उनकी जो मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं वो इजीली वो एक्सेस कर पाएँ या इजीली फुलफ़िल कर पाएँ। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो इकॉनमी का साइज़ है उसको बड़ा करना होगा। बड़ा करने का मतलब ग्रो करना होगा, सो दैट वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट विद द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल और अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीकेशन। इन शॉर्ट, आपको ग्रो हर हाल में करना है, नो मैटर इनइक्वालिटी इज़ देयर। ओके, सो और इंडिया के साथ इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि इनइक्वालिटी के साथ इंडिया ग्रो को सस्टेन कर सकते हैं, ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 चैप्टर्स। ओके, आपने देखा थीम क्या थी, आप पिक्चर के थ्रू भी थीम समझ सकते हैं। देन चैप्टर 1 में बात हुई थी सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड, इसके लिए क्या एक्शंस थे, उसकी बात की हमने। यहाँ पर पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या थे, वी शेप रिकवरी हो गई, या फिर जो हमने डिमांड साइड पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स वगैरह हो गई। देन दूसरा चैप्टर, देन द सेकंड लेसन दैट इज़ अबाउट द डेट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के साथ, राइट। सो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। येस, अगर आपके पास ग्रोथ है तो आप डेट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ग्रो कर रहे हैं इट मीन्स आपके पास आपके पास जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लेवल आपका बिगर है, जिससे आपका इनकम लेवल भी बिग होगा, जिससे आप इजीली अपने डेट को मैनेज कर पाएंगे। वही सब पॉलिसी रिस्पॉन्स में था। थर्ड था क्रेडिट रेटिंग्स अबाउट इंडियाज़ रियलिटी। तो जो इंडिया के फंडामेंटल्स थे उसको क्या क्रेडिट रेटिंग सही से रिप्रेजेंट कर रही थी? नहीं। तो हमने देखे भी रीजन से। तो इसके लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें इसके ऊपर प्रॉपर्ली इनको एड्रेस करना चाहिए और करेक्शन करना चाहिए, सो दैट हमारे यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पर FDI या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकें। चैप्टर 4 कहता है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, क्या दोनों कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्वर्स हैं? तो देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एडवांस्ड इकॉनमीज, बस इंडिया जैसे इकॉनमी के लिए प्राइम फोकस ग्रोथ होना चाहिए, और ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी चलती है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, एंड जिस ग्रोथ से क्या होगा, इकोनॉमी का जो साइज़ होगा वो इंडिया का बड़ा होगा, सो दैट इंडिया कैन रीडिस्ट्रीब्यूट टू अनप्रिविलेज्ड पीपल ईजिली
for their minimum necessities. Thank you so much. This was all about the lesson. I hope you have learned a lot, and please don't forget to give us feedback. Once again, thank you. Have a great day.